सभी को नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी निकेत यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से बेरोजगारी का दंश झेल रहे समस्त राजस्थानी भाई बहनों तक पहुंचे, इस सद उद्देश्य को लेकर यह चैनल तैयार किया गया है। और इस चैनल पर जो व्याकरण की कक्षाएं हमने आरंभ की हैं, उसमें आज यह चौथी कक्षा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और यह भी तय है कि वर्ण विचार टॉपिक से जो प्रश्न निकलते हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, बारीक प्रश्न होते हैं, और उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक यहां चर्चा कर रहे हैं। साथियों, पिछली जो कक्षा थी वर्ण विचार, जिसमें हमने स्वरों के वर्गीकरण की बात की, स्वरों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब उन्हें जान लेने के बाद जरूरी है कि हम व्यंजन को भी विस्तार पूर्वक समझ सकें, और इसी कड़ी में यह कक्षा आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक देखिए, यह जो व्यंजन शब्द है, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि यह किस भाषा से निकला है, अर्थात व्यंजन शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो साथियों, मूल रूप से यह शब्द संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के शब्द व्यंजन की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें, व्युत्पत्ति का आशय होता है कि यह शब्द किन शब्दों के योग से बना है। तो आप देख पा रहे हैं कि व्यंजन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में वी उपसर्ग, अंज धातु और उसमें अन्न प्रत्यय के योग से हुई है। अर्थात वी, अंज और अन्न के योग से जो शब्द बना, इसे हम कहते हैं व्यंजन। साथियों, यहां जो अंज है, इस अंज का आशय है व्यक्त करना। अंज धातु का जो शाब्दिक अर्थ है वह है व्यक्त करना, और इस आधार पर हम व्यंजन का अर्थ यह कह सकते हैं कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनकी मदद से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं हम कि व्यंजन की विशेषताएं क्या हैं, यानी व्यंजन किसे कहा जा सकता है। तो बारी बारी से आप देखिए, व्यंजन वे ध्वनियां हैं, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। साथियों, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो मैंने बखूबी आपको बताया था कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जबकि स्वर ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र और परतंत्र से अर्थ क्या है? परतंत्र का आशय यह है कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण यदि हमें करना है तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दूसरी बात हम इसके संबंध में कह सकते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु, हमारे फेफड़ों से उठने वाली जो प्राण वायु है, श्वास वायु है, वह जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख में पहुंचती है और मुख में मुखांग से अगर बाधा का सामना करती है तो फिर वह व्यंजन है। स्वर जब हमने पढ़े तो आपको बताया गया था कि फेफड़ों से उठने वाली श्वास वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाए, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई आप बोलते हैं, बोलकर महसूस करें कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ मुख में किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए हमारी जो हवा प्राण वायु है वह बिना किसी बाधा के मुख के बाहर निकल जाती है। लेकिन जब व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं तो मुख में प्राण वायु को बाधा का सामना करना पड़ता है। बाधा का सामना करने से आशय क्या है? जैसे हम बोलकर देखते हैं च, आप महसूस करिए, च बोलकर देखिए, च की ध्वनि निकलने से ठीक पहले आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श कर चुके है, चिपक गई है तालु के, और जब वो नीचे आएगी तब च ध्वनि निकलेगी। ऐसे ही आप देखें, हम प, फ, ब, भ, मैं यानी प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो पहले हमारे दोनों होठ आपस में मिल जाते हैं, और जब होठ वापस हटते हैं, अलग होते हैं, तब प ध्वनि का उच्चारण संभव होता है। इसी को कहते हैं प्राण वायु को बाधा का सामना करना। तो स्वर ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, जबकि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु किसी बाधा के बाद मुख से बाहर निकलती है। इसलिए
ये ध्यान रखना आपको कि व्यंजन सबाद ध्वनियां हैं जबकि स्वर निर्बाध ध्वनियां हैं। आगे हम देखते हैं कि व्यंजन परतंत्र ध्वनियां हैं। यही बात है, व्यंजन परतंत्र क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन सबाद ध्वनियां हैं, इसका आशय क्या है? स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है जबकि व्यंजन का उच्चारण बाधा के साथ होता है। इसलिए एक शब्द में हम कह सकते हैं कि व्यंजन सबाद ध्वनियां हैं। आगे, लिखित भाषा में व्यंजन का शुद्ध रूप दर्शाने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। आप जब भी कोई वर्ण लिखते हैं तो हल चिन्ह से दर्शाते हैं उसे, यानी व्यंजन का शुद्ध रूप अगर दर्शाना है तो हम नीचे उसके हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। साथियों, यहां यह भी आपको जानना है कि संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत में व्यंजन का एक नाम है हल। ऐसे ही स्वर को संस्कृत में अच के नाम से जाना जाता है। हल यानी व्यंजन और अच यानी स्वर। अगर कोई शब्द हल चिन्ह के साथ समाप्त हो रहा है तो उसे हम हलंत कह देते हैं, और यदि कोई शब्द बिना हल चिन्ह के समाप्त हो रहा है तो उसे हम अच जोड़ अंत यानी स्वर जोड़ अंत, स्वरांत या अच जोड़ अंत, तो उसे हम कह देते हैं अजंत। यानी स्वर के साथ समाप्त होने वाला शब्द अजंत होता है जबकि व्यंजन के साथ समाप्त होने वाला शब्द जो है उसे हम हलंत कहते हैं। इसके बाद देखिए, व्यंजन के अनेक रूप दर्शाने के लिए उसमें हम बारी बारी से स्वरों को मिलाते हैं और उसी को हम 12 खड़ी कहते हैं। यानी व्यंजन तो केवल व्यंजन का यही रूप होता है। जैसे हम बात करें क की, तो क व्यंजन यही है। अगर इसे हमने क बनाया, इसका हल चिन्ह हटाया, तो इसका मतलब इसमें हमने ए मिला दिया। अगर इसे का बनाया तो आ मिला दिया। ये की है तो ई मिला दिया। इस तरह से व्यंजन के अनेक रूप दर्शाने के लिए या व्यंजन से 12 खड़ी बनाने के लिए हम उस व्यंजन में बारी बारी से स्वरों को मात्रा के रूप में दर्शाते हैं। साथियों, यहां यह भी ध्यान रखना है कि स्वर 11 हैं लेकिन उनकी मात्राएं 10 हैं, अर्थात ए की कोई मात्रा नहीं है। ए का संयोग करने के लिए केवल हम जो शुद्ध व्यंजन है, जैसे च, इस च में से केवल हलंत को हटा देंगे तो यह मान लिया जाएगा कि इसमें ए स्वर मिल गया है। तो ये एक और चीज आपने जानी, व्यंजनों के अनेक रूप दर्शाने के लिए हम स्वरों को बारी बारी से मात्रा के रूप में उनमें शामिल कर देते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं। साथियों, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। यह हमारी वर्णमाला है और वर्णमाला में हमने स्वरों को छोड़कर, क्योंकि आज हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो व्यंजनों को मैंने यहां पे लिखा है। यद्यपि मैंने इनके नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया है, लेकिन आप इन्हें व्यंजन रूप में स्वीकार करते हुए इन्हें समझने का प्रयास करें। साथियों, यह जब रूप देखते हैं, क्योंकि हमने पहली दूसरी कक्षा में इस तरह से इन्हें लिखना सीख लिया था, कैसे लेकर हमने ये तक लिखा था, यद्यपि बाद में श्रेय और शामिल कर लिया गया, तो ये इस रूप में हम हिंदी वर्णमाला को लिखते हैं। क्या कभी आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि हिंदी वर्णमाला को इस रूप में क्यों लिखा जाता है? कि ऊपर की पंक्ति में 5, यहां 5 कुल मिलाकर व्यंजन हैं, फिर 5 है, फिर 5, फिर 5, पै तक 5 और उसके बाद 4, 4 और 4। इन्हें एक ही पंक्ति में अंग्रेजी की तरह क्यों नहीं लिख दिया जाता? एक तो आपके दिमाग में यह प्रश्न कभी उठा होगा। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में यह आया होगा कि क के बाद ख या गय के बाद घय क्यों आता है, तय के बाद थ या दय के बाद धय क्यों आता है, क के बाद ब या द या ड क्यों नहीं आया? ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न हुआ होगा। साथियों, अंग्रेजी की वर्णमाला को जब हम देखते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से, यानी ए स्वर है, बी व्यंजन, सी व्यंजन, डी व्यंजन, ई फिर स्वर है। यानी स्वर और व्यंजनों को मिला मिलाकर उन लोगों ने लिख दिया है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं किया गया। हिंदी में पहले स्वरों को हमने अलग रखा,
फिर व्यंजनों को अलग से हम पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। खैर, अंग्रेजी की वर्णमाला एक पंक्ति में हम 26 के 26 वर्णों को, अल्फाबेट को लिख देते हैं। हिंदी में इन्हें लिखने के लिए इतनी पंक्तियों की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों? तो इसे हमें समझने की जरूरत है। इसके पीछे एक निश्चित वैज्ञानिक सोच है। हिंदी की जो वर्णमाला तैयार की गई, यह दुनिया की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित वर्णमाला है, तो इसे हमें जानना चाहिए। साथियों, पहली पंक्ति जिसमें 5 वर्ण हैं, दूसरी पंक्ति इसमें भी 5 5 5 और 5। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यानी ये संबंध रखती हैं उच्चारण स्थान से। आपने बार बार ये सुना होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान हमारा जो मुख है, जिससे हम ध्वनि उच्चरित करते हैं, इसमें उच्चारण के जो स्थान है वो कौन कौन से हैं, पहले तो हमें यह जानना चाहिए। साथियों, हमारे मुख में एक तो है कंठ, एक हमारे मुख में है तालु, एक हमारे मुख में है मूर्धा, मूर्धा के बाद हमारे मुख में है दंत, दंत के बाद अगर हम बात करें तो हमारे मुख में ओष्ठ, और इन सब के साथ संचालित होती है हमारी जिह्वा। हमारी जिह्वा जब हम कुछ भी बोलते हैं तो कभी हमारे कंठ को स्पर्श करती है, कभी हमारे तालु को स्पर्श करती है, कभी जिह्वा का स्पर्श मूर्धा से होता है। मूर्धा का अर्थ होता है मुख का सर्वोच्च स्थान। तो मूर्धा, मुख में सबसे ऊंचे भाग तक जब जीभ पहुंचती है उसे हम मूर्धा कहते हैं। कभी जीभ हमारे दांतों को स्पर्श करती है और कभी एक होठ हमारे दूसरे होठ को स्पर्श करता है। तो इस तरह से हमारी अलग अलग ध्वनियां उच्चरित होती हैं। इसी आधार पर हमारा जो ये वर्गीकरण है, हिंदी की वर्णमाला को इस रूप में लिखने का कारण, इसके पीछे एक तो है उच्चारण स्थान। कैसे उच्चारण स्थान, इसे समझे सबसे पहले। साथियों, आप कै की पंक्ति को बोलकर देखें, आप बोलें और महसूस करें मन में, आंखें बंद करके आप बोलें, आपकी जीभ कहां स्पर्श हो रही है, इस चीज को महसूस करना आपको। आप बोलेंगे कै, खे, गे, घे। आपने ये 4 ध्वनियां बोली, चारों समय आपकी जीभ ने मुख में एक ही स्थान को स्पर्श किया है। आप गौर करें इस पे, और इसका सही गौर तब होगा जब आप दूसरा कोई उच्चारण करें साथ में, जैसे कै, खे, गे, चे। चे बोल के देखो तो आपको लगेगा कि जीभ आगे से तालु को स्पर्श कर रही है, जबकि कै, खे, गे में पीछे कंठ के पास आपकी जिह्वा का स्पर्श हो रहा था। तो ये जो पूरी पंक्ति है जिसमें 5 वर्ण हैं, इन 5 में आपकी जिह्वा आपके कंठ के आसपास स्पर्श करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा जो वर्ग है, आप बोल के देखें चे। देखो कै में जीभ कहां टच हो रही थी, चे में कहां हो रही है, चे, फिर चे में जहां हो रही है वहीं छे, जय, झे। यानी लगातार चे, छे, जय, झे में एक ही स्थान पर जीभ का स्पर्श होता है और वह स्थान है तालु, इसलिए इन्हें कहते हैं तालव्य। टे वर्ग का उच्चारण करिए आप, चे, छे बोल के टे बोल के देखिए, आपको महसूस होगा कि चे में जहां जीभ चिपक रही थी तालु के, टे में जीभ उल्टा घूमकर थोड़ी और ऊपर टच हो रही है। आप बोल के देखेंगे टे, ठे, डे, ढे, तो जिह्वा आपकी मूर्धा को स्पर्श कर रही है, इसलिए इन्हें कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। और गौर करिए, तय की पंक्ति आप बोलकर देखें, तय, थे, दे, धे, न। तय, थे, दे, आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इन्हें हम दांत, इनका उच्चारण स्थान हुआ और इन्हें हम कहेंगे दंते। अगला वर्ग बोलिए, पै, फे, बे, भे, मैं। साथियों, यह आरपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति के नीचे का होठ काट दिया जाए या एक होठ काट दिया जाए तो निम्न में से वह किस ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाएगा। और ऑप्शन जैसे उसको मिल गए थे, एक दे दिया कै, एक दे दिया चे, एक दे दिया तय और एक दे दिया पे। तो आप देखिए, आप
होठों को पकड़ के भी क बोल सकते हैं, होठ मिलाने की जरूरत नहीं है। च बोल सकते हैं, तय बोल सकते हैं, लेकिन प बोलने के लिए दोनों होठों को मिलाना ही पड़ेगा। अगर होठ नहीं मिलेंगे तो फिर प का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए ये जो पूरी पंक्ति आप बोलकर देखें, प, फ, ब, भ, मैं, इसमें होठों की जरूरत होती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कहलाता है ओष्ठ, और इन्हें हम कहते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। तो अब आपके एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि हिंदी ने ये इस तरह से वर्णमाला को डिजाइन क्यों किया, कि पहले 5 एक साथ क्यों रखे। ये इसलिए रखे क्योंकि इन पांचों का उच्चारण स्थान एक ही है। इनका कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनको एक साथ रखा गया। एक प्रश्न का जवाब। दूसरा, आगे देखते हैं हम। यहां से आपके माइंड में यह आता होगा कि चलिए उच्चारण स्थान के अनुसार हमने 5-5 सजाए, फिर हमने क के बाद है और ग के बाद घ क्यों रखा, क के बाद घ को क्यों नहीं रखा। यह भी प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। साथियों, इसको समझने के लिए आप, यानी हमारी वर्णमाला ने बहुत सोच समझ कर यह डिजाइन किया है। कैसे? अंग्रेजी का हम सहारा लेते हैं। आप क की पंक्ति देखिए, अंग्रेजी में इसे कैसे लिखेंगे? क को के लिखेंगे तो ख को क्या लिखेंगे? के एच। ग को क्या लिखेंगे? जी, तो घ को क्या लिखेंगे? जी एच। और यही सिस्टम चलेगा सभी में। सी एच तो यहां सी एच एच, जे तो ये जे एच, टी तो यहां टी एच, डी तो यहां डी एच, इस क्रम में। अर्थात आप एक विशेष रिश्ता देख रहे हैं। जैसे तय की पंक्ति हम कैसे लिखेंगे? टी, टी एच, डी और डी एच। पै की पंक्ति कैसे लिखेंगे? तो पी, पी एच और बी यानी बै तो बी एच। इस तरह से आप एक विशेष रिश्ता देख रहे होंगे कि क में एच जुड़ा तो ख बन गया, ग में एच जुड़ा तो घ बन गया। एच को हिंदी में हम है के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं क में हकार की ध्वनि मिलने पर ख का निर्माण होता है। तो दोनों ये मूल रूप से एक ही हैं, बस इसमें हकार नहीं है और इसमें हकार शामिल है। ग में हकार नहीं है, घ में हकार शामिल है। इस आधार पर हमने, आपने पढ़े होंगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। कई बच्चे इन्हें रटते हैं कि अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। साथियों, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का अर्थ है श्वास वायु। जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम इस्तेमाल होती है, कम श्वास वायु से जो उच्चरित होते हैं, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और जिनके उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा मात्रा में लगती है, उसे हम महाप्राण कहेंगे। सीधी सी बात है, के में श्वास वायु ज्यादा लगेगी या के एच में, तो हम समझ सकते हैं कि यहां अकेला के था, यहां के में एच और मिल गया तो श्वास वायु यहां ज्यादा लग रही है, इसलिए ये अल्प प्राण है। ये सारे अल्प प्राण हैं। जबकि एच मिल गया तो ये क्या हो गए? महाप्राण। ये अल्प प्राण और ये एच मिल गया तो ये क्या हो गए? महाप्राण। तो ये जो हमारी पंक्ति रखी गई, क के बाद ख क्यों आया? क अल्प प्राण है और क का महाप्राण रूप ख। ग अल्प प्राण, इसका महाप्राण रूप घ। प अल्प प्राण, महाप्राण रूप फ। ब अल्प प्राण और महाप्राण रूप भ। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हमने साथ साथ रखा और इस आधार पर हमने ये वर्गीकरण किया। अब एक और तीसरा प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए, वो क्या कि इन ऊपर की 5 पंक्तियों में 5-5 वर्ण क्यों हैं? बाकी में तो 4 ही हैं, इनमें 5-5 क्यों हैं? तो साथियों, ये जो पंचम वर्ण है ये नासिक के वर्ण है, यानी इनका उच्चारण केवल मुख से हो सकता है, संभव है। यानी मुख से ही श्वास वायु बाहर निकलती है और इनका उच्चारण हो जाता है। इसके उच्चारण में आपकी जो श्वास वायु है, चाहे वो ये न है, ये न या मैं, मुख के साथ साथ आपकी नासिका से भी बाहर निकलती है। अगर आप नाक को पकड़ लेंगे तो इनका उच्चारण संभव नहीं है, शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। ये नासिक के ध्वनियां हैं। तो इन 5 वर्गों के लिए हमने 5 अलग अलग नासिक के ध्वनियां दे दी। अंग्रेजी में केवल एक एन है नासिक के ध्वनियों के लिए, लेकिन हमारे पास 5-5 अलग अलग। ये हिंदी की ताकत है, ये हिंदी की समृद्धि है कि हर वर्ग के लिए, जैसे आप बात करें, हमें लिखना है कंगन
तो आप कंगन को ऐसे भी लिख सकते हैं और पंचम वर्ण लगा के कंगन को ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें आपने कई जगह दिनांक ऐसे देखा होगा, दिनांक जब देखते हैं संस्कृत में देखा होगा, आप दिनांक को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दिनांक को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारी समृद्धि है भाषा की। तो पंचम वर्ण, जैसे हम चंचल लिखेंगे तो चंचल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर अनुस्वार के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो इन 5 वर्गों के लिए हमारे पास ये नासिक ध्वनियां हैं। नासिक के ध्वनियों का उच्चारण अपने स्थान यानी कंठ के साथ साथ नासिका से भी होता है, इसलिए ये कंठे तो है ही, कंठे के अतिरिक्त ये 5 ध्वनियां, मतलब ये कंठे, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य है, ये ओष्ठ है, लेकिन इनके साथ साथ ये नासिक के भी हैं। आगे जो हैं इनके लिए हमने अनुनासिक यानी इनके लिए नासिक के ध्वनि तो नहीं बनाई, इनके लिए हमने जब नासिक के की जरूरत पड़ती है तो अनुस्वार का प्रयोग हम इनके लिए करते हैं। इनके लिए हमें अनुस्वार का प्रयोग, जैसे हम लिखें संसार, तो संसार को और दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता, संसार ऐसे ही हमें लिखना है। जबकि हमें लिखना था दंड, तो आप दंड ऐसे भी लिख सकते हैं और आप दंड ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पंचम वर्ण की मदद से भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा देखना था। हम अंत लिखते हैं तो अंत अनुस्वार से भी लिख सकते हैं और पंचम वर्ण की मदद से भी हम अंत लिख सकते हैं। तो ये पंचम वर्ण था हमारा। इससे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जी। अब देखिए, कई बार जब हम, क्योंकि हम पहली कक्षा में थे, दूसरी कक्षा में थे, तब गा गा के इनको पढ़ा करते थे, याद करते थे, तो बोलते थे क ख ग घ ढ, इसे ड बोला जाता था। लेकिन साथियों ये ध्यान रखने की जरूरत है, यह ड नहीं है। ड क्या है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि ये है क्या। देखिए, ड यह होता है और यहां जो लिखा जाता है वह इस रूप में लिखा जाता है। तो ये दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। अगर मैं एक और तीसरी बात करूं तो एक ये और शामिल करें तो ये 3 ध्वनियां हो गई। इसे हम कहते हैं ड और इसे अंग्रेजी में डी से दर्शाया जाता है। इस ड को हम अंग्रेजी में आर से दर्शाते हैं और ये आर और डी नहीं है बल्कि एनजी से आप इसको दर्शा सकते हैं अंग्रेजी की अगर बात करें। इसका उच्चारण है ड, इसका उच्चारण है ड ड, यानी ड कहां आता है, डमरू, ये डमरू है। ये कहां आता है दूसरा, तो सड़क। और ये तीसरा कहां आता है, आपने ऐसा लिखा हुआ संस्कृत वगैरह में पढ़ा होगा। कई बच्चे से गलती से गड़गा भी बोल दिया करते थे, लेकिन यह गड़गा नहीं है, यह क्या है, यह गंगा है। यानी अनुस्वार से हम ऐसे लिखेंगे और पंचम की सहायता से हम गंगा को ऐसे लिखेंगे। ग के बाद और गा से पहले जो ध्वनि आपके मुख से निकल रही है वही ध्वनि इसकी है। तो आप बोल के देखें गंगा, बीच में जो ङ है, ङ, इसे ङ कहा जाएगा, वह ङ यह है। तो ध्यान रखें, ये नासिक की ध्वनि है और इसका उच्चारण ड नहीं है बल्कि लगभग ऐसा उच्चारण है इसका, ङ। नग मत बोल देना, इसे ङ कहा जाएगा, ङ ङ ङ। और कैसे समझेंगे आप, गंगा बोल के देखें, ग के बाद और गा के पहले जो ध्वनि आपकी आ रही है वही है। और देखें इसे आप, ये शब्द तो कई बार देखते हैं, साहित्य को संस्कृत में जिस नाम से पुकारा जाता है वह है वांग्मय। क्या है ये, वांग्मय, न, तो इसे ङ कहा जाए, ये ध्यान रखें। फिर आपको लगेगा कि अगर ये ङ है तो फिर ड कहां जाएगा, ड का उच्चारण कहां पर होगा। तो साथियों ये जो आपका ड है, ये वर्णमाला में जब मानक हिंदी की वर्णमाला अपन लिखते हैं तो मूर्धन्य की पंक्ति में, ट वर्ग की पंक्ति में ब्रैकेट लगाकर ये 2 ध्वनियां जो हिंदी की विशेष ध्वनियां हैं इनको अलग से लिखा जाता है। ये यहां भी नहीं आएंगी। देखिए ट ठ ड ढ, ये ड और ढ हैं और ये सेम वो नहीं है, उनका रूप ये था जो हमारी वर्णमाला में आते हैं वो ये है।
और यहां जो लिखे हैं हमने, इनके नीचे बिंदी या नुक्ता है दोनों के नीचे, तो ये दोनों संस्कृत में नहीं थी, ये हिंदी की विशेष ध्वनियां हैं और इसलिए इन दोनों का उच्चारण और इन दोनों का उच्चारण बिल्कुल अलग अलग है। क्या उच्चारण है? इन दोनों का उच्चारण मूर्धन्य है, मूर्धा से जीभ टकराती है और ये बोले जाते हैं। इनका उच्चारण द्विस्पृष्ट है, इनको हम समझते हैं। देखिए यह है ड, इसे डी से हम लिखेंगे अंग्रेजी में। यह ड है, इसे हम आर के रूप में अंग्रेजी में लिखते हैं। यह है ढ, ढ यानी डी एच, ढ, नुक्ता नहीं आएगा नीचे। लेकिन ये जो ढ, ये ढ नहीं है, ये है ढ। इसे आप ऐसे समझें कि किसी भी शहर का नाम हम ले लें, जैसे हम देखते हैं नवलगढ़, नवलगढ़, इसे नवलगढ़ ढ नहीं कहते, बल्कि इसे पढ़ते हैं नवलगढ़, ढ, ये ढ है। और जब अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग लिखते हैं आप, तो नवल और गढ़ की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? माफ कीजिएगा, GARH। तो ये ढ, ये DH है, जबकि जो आपका ये ढ है ये RH है, यानी RH इसे आप कह सकते हैं। ये RH है, ये DH है। इनका प्रयोग भी अलग अलग है। कहां प्रयोग होता है अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, ये दोनों ही जो हिंदी की ध्वनियां हैं, इनका प्रयोग कहां होता है, इनका प्रयोग कहां होता और कहां नहीं होता, ये थोड़ा सा समझिए। पहली बात, शब्द के आरंभ में ड़ या ढ का प्रयोग, इनका प्रयोग नहीं होता। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं हो सकता। कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं अपने नाम के आगे ढाका और ये नीचे नुक्ता लगा दिया, तो ये गलत है। अगर आप ढोलक लिख रहे हैं और ढोलक में आपने नीचे ये लगा दिया तो ये गलत है। अगर आपने डमरू लिखा और डमरू में आपने नीचे यह लगा दिया तो यह गलत है। क्योंकि किसी भी शब्द का, एक और देखिए, ढक्कन, अगर ऐसे आप लिख रहे हैं तो आप अशुद्ध लिख रहे हैं उसे, क्योंकि शब्द के आरंभ में पहला अक्षर, पहला वर्ण, पहला व्यंजन यदि ड या ढ आ रहा है तो उसमें नुक्ता नहीं लग सकता। ये बिना नुक्ता के आपको लिखना पड़ेगा। और आप ढाका लिखते हैं तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि स्पेलिंग भी आप क्या लिख रहे हैं, DHA, और DH कौन सा है, तो DH ये है, वह तो RH है दूसरा। ढोलक आपको लिखना है तो ढोलक ऐसे लिखें, नुक्ता लगाकर नहीं। ढक्कन लिखना है तो आप ढक्कन बिना नुक्ता के ही लिख सकते हैं। तो पहली खास बात कि इनका जो ये शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं आते। दूसरा, और कहां देखेंगे हम, विशेष रूप से आप सामान्यतः 99% में कह सकते हैं कि अनुस्वार के बाद इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता। अनुस्वार के बाद भी इनका प्रयोग नहीं होता। एक द्वित्व में इनका प्रयोग नहीं होता, द्वित्व में भी इनका प्रयोग नहीं होता। क्या होता है द्वित्व, ये भी हमें जानना पड़ेगा। पहले अनुस्वार की बात करते हैं, जैसे मेंढक अगर हम लिखते हैं तो ये शुद्ध है। अगर आप मेढक ऐसे लिखते हैं तो ये अशुद्ध रूप हो जाएगा। ये मेढक नहीं होता, मेढक नहीं होता, मेंढक होता है। इसके अलावा आप देखिए अंडमान, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, नुक्ता नहीं आएगा। नुक्ता लगा दिया तो गलत है, आपको अंडमान ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और हम बात करें तो ये देखिए खंड, तो नुक्ता नहीं आएगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप दंड लिखेंगे तो आपको दंड में भी नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा।
द्वित्व क्या होता है? जब दो एक जैसे एक ही व्यंजन जब लगातार दो बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व प्रयोग। जैसे देखो कच्चा, तो यहां च के बाद फिर च आ गया, बिना बीच में स्वर के आए च के बाद च का आना, यह कहलाता है, इसे कौन सा प्रयोग कहते हैं? द्वित्व। दो बार एक ही व्यंजन बिना स्वर के लगातार दो बार कोई व्यंजन आए तो उसे हम द्वित्व कहते हैं। द्वित्व रूप में जैसे हम कहें गड्ढा, तो यहां पे इसके नुक्ता नहीं आएगा, ये इसी रूप में लिखा जाएगा। और हम कहें चड्डा, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, न कि इसके नुक्ता लगा सकते आप, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो शब्द के आरंभ में ढ ढ का प्रयोग नहीं होता, अनुस्वार के बाद इनका प्रयोग नहीं होता, द्वित्व में इनका प्रयोग नहीं होता, बाकी इनका प्रयोग होता है। यानी शब्द के बीच में और शब्द के अंत में इनका प्रयोग होता है। अगर ये स्थितियां नहीं है तो फिर इन्हीं का प्रयोग होगा। एक और आपको याद रखना चाहिए इसमें, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संस्कृत में ये ध्वनियां नहीं थी, संस्कृत में ये ध्वनियां नहीं थी। जब थी नहीं तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत शब्दों में, संस्कृत शब्दों जिनको आप ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी के लिए वो शब्द है तत्सम, तो तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता। अगर कोई संस्कृत का शब्द है तो उसमें आपको ये और ये इन्हीं का प्रयोग करना है, इनका प्रयोग आप संस्कृत शब्दों में नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त एक और आप ध्यान रखें, अंग्रेजी में भी यह ध्वनि नहीं है। तो आप अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी, साथियों अंग्रेजी शुद्ध रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, अगर आप उसे ऐसे कर रहे हैं तो यह गलत है, यह गलत रूप है। सही रूप अंग्रेजी का यह है। तो अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होता। जैसे हम बोलने को ऐसे बोल देते हैं ना, रोड, ये रोड गलत है, हमें यह कहना पड़ेगा रोड। अगर हम रेडियो बोलते हैं तो यह गलत है, आपको रेडियो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में ये ध्वनियां नहीं हैं, तो अंग्रेजी शब्दों में भी इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्वनियां रहेंगी कहां? तो देखिए, मानक जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें इन ध्वनियों को यहां रखा गया है, द और ध को यहां रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तय थे दे ध न, यहां कोई समस्या नहीं है, पै फै बै भै में है। अब साथियों हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं, इनके वर्गीकरण को शुरू करते हैं। ये जो नीचे लिखे हमने क्षत्रज्ञ, एक बार इनको हटा देते हैं। आप वैसे भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये संयुक्त अक्षर हैं और इसलिए ये शुद्ध व्यंजन नहीं है, ये तो व्यंजनों के योग से ही बने हैं, इसलिए इनको हम बाद में देखेंगे। पहले अब हम सिस्टमैटिक यहां से देखते हैं। साथियों, पहली बात ये कि हिंदी में कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी में 33 व्यंजन हैं कुल। हिंदी में 33 व्यंजन हैं, और वो 33 कौन से हैं? तो आप कह सकते हैं कैसे शुरू होते हैं और है तक जाते हैं। ये 33 व्यंजन हिंदी में हैं, यानी यहां से लेकर है तक, और इनको एक शब्द में हम ककहरा भी कहते हैं। यानी ककहरा किसे कहते हैं? कैसे लेकर है तक के जो हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन माला है, उसे हम ककहरा भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन 33 व्यंजनों का हम 3 भागों में विभाजन करते हैं। जो प्रमुख इनका जो विभाजन है वो 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले जो वर्गीय व्यंजन है, ये यानी जिनमें 5-5 वर्ण हैं, उनको हम अलग से एक नाम देते हैं और वह नाम है स्पर्श व्यंजन। इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं?
तो इसे समझे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मुख में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये उच्चारण में काम आने वाले मुख के अंग हैं। इन्हें मुखांग कह सकते हैं आप, जो उच्चारण में मदद करते हैं। इन अंगों के साथ स्पर्श कौन करता है? जिह्वा, या फिर होठ के साथ होठ का स्पर्श होता है, या दांत के साथ होठ का स्पर्श होता है। इस आधार पर ये जो 5 ऊपर के वर्ग हैं, इन्हें हम वर्गों के नाम से भी जानते हैं। ये कै वर्ग हो गया, ये चै वर्ग हो गया, ये टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यानी ये परिवार का मुखिया है, कै वर्ग का मुखिया कै वर्ग, चै वर्ग का मुखिया चै वर्ग। इस तरह से इनको हमने नाम दिया है। इन स्पर्श व्यंजनों को हम इसी आधार पर वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन। संस्कृत में इनको आप स्पृष्ट भी कह सकते हैं, स्पृष्ट व्यंजन। एक ही बात है, स्पृष्ट से शब्द बना स्पर्श, तो स्पृष्ट व्यंजन भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है कि इस वर्ग में हमारी जिह्वा कंठ को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कंठे, कंठे व्यंजन। ये मिटा देता हूं एक बार, फिर आराम से पढ़ते हैं इसे हम। कंठ को स्पर्श करती है इसलिए ये कंठे हो गए। यहां आपकी तालु को स्पर्श करती है जिह्वा, इसलिए इसे हम कहते हैं तालव्य। यहां आपकी जिह्वा टै वर्ग में मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं मूर्धन्य। तै वर्ग में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं दंते। आप दंते ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दंते। और उसके बाद हम बात करें तो पै वर्ग में हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं ओष्ठे। ये रहा इनका उच्चारण स्थान के आधार पर नाम, और इनका जो मुख्य नाम है वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं ये आपको जानना चाहिए। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कहां से लेकर, कैसे लेकर कहां तक होते हैं? तो मैं तक होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों के अन्य नाम क्या हैं? तो इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, वर्गीय व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन भी इनको कह सकते हैं। और क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? क्योंकि ये 5 वर्गों में विभक्त हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और स्पृष्ट क्यों कहते हैं? स्पर्श और स्पृष्ट एक ही बात है। इनका उच्चारण जिह्वा के मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श के बाद होता है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो साथियों ये रहे हमारे स्पर्श व्यंजन। इसके बाद देखिए हमने लिखे ये र ल व। ये र ल व को हम एक नाम देते हैं अंतस्थ। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित, अर्थात एक होते हैं हमारे स्वर जिसमें जीभ हमारे मुख में किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, दूसरे होते हैं व्यंजन जहां जीभ हमारे मुख में किसी न किसी मुखांग को स्पर्श करती है। और ये जो पंक्ति है ये र ल व, ये इन दोनों के बीच की स्थिति है, अर्थात यहां स्पर्श होता तो है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता, आभासी स्पर्श होता है केवल। आप बोलकर देखें, जैसे एक तो हम स्वर बोले ए आ ई, जीभ बिल्कुल भी मुख के अंगों को स्पर्श नहीं कर रही। दूसरा आप बोलकर देखें कै, चै, टै, तै, पै, तो आपकी जीभ या होठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब आप बोलकर देखें ये बोलेंगे तो आपको लगेगा, आभास होगा कि जैसे तालु को जीभ ने स्पर्श किया है, लेकिन वैसा स्पर्श नहीं किया जैसा चै में तालु को स्पर्श करती है। इसलिए ये बीच की स्थिति है, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए हिंदी में? 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? ये, र, ल और व। साथियों इन्हें एक और नाम दिया जाता है और वह नाम बड़ा महत्वपूर्ण अर्धस्वर, अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो वैसे तो हिंदी में अर्धस्वर केवल 2 ही माने जाते हैं, ये और व, क्योंकि र का उच्चारण संस्कृत में तो री स्वर हुआ करता था, लरी भी स्वर हुआ करता था, इसके आधार पर इन चारों को ही अर्धस्वर कह देते थे। लेकिन हिंदी में जो अर्धस्वर हम मानते हैं वो 2 को मानते हैं केवल, और वो 2 कौन कौन से हैं? ये
और व, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो स्वरों के नजदीक है, व्यंजनों से थोड़ा दूर है, इसलिए इन्हें हम आधे स्वर का नाम देते हैं। इसके बाद आपके बच गए अंतिम 4। यहां भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए रहता है। राजस्थान के विद्यार्थियों को इनके उच्चारण में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे हम आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब इसका उच्चारण कहते हैं तो हम कहते हैं शंकर वाला शय, शंकर वाला शय, ऐसे बोलना पड़ता है हमें। दूसरे के उच्चारण में आपको इसका सहारा लेना पड़ता है। लगभग बच्चे कहते हैं पै वाला या फिर कहते हैं षटकोण वाला शय, और तीसरे के लिए कहते हैं सड़क या सपेरा वाला शय। यह दुर्भाग्य की बात है साथियों, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं और हम इनका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, सही उच्चारण इनका करना नहीं जानते हैं। हमें यह बोलकर थोड़ी बताने की जरूरत होनी चाहिए कि आपको कौन से शय का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए इनका उच्चारण कहां से होता है। ये जो शय है ये तालु से संबंध रखता है, यानी तालव्य जो वर्ग है हमारा उससे संबंधित है। ये और शय, ये दोनों ही ध्वनियां किससे संबंधित हैं? आप थोड़ा थोड़ा देखें इसे, ये तालव्य हैं, ये दोनों ध्वनियां तालव्य हैं। ये दोनों ध्वनियां मूर्धा से संबंध रखती हैं, इसलिए इन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। और ये दोनों ध्वनियां आपके दांतों के स्पर्श से बोली जाती है, इसलिए इन्हें हम दंते भी कह सकते हैं। देखिए जहां च वर्ग में आपकी जीभ जा रही है वहां से लगभग जीभ जाएगी और ये का उच्चारण होगा। वही जीभ जाकर आप श का उच्चारण करें। उतना स्पर्श नहीं करवाना है जितना च वर्ग में हो रहा था, उससे स्पर्श कम रहेगा, लेकिन वहां जीभ का रहना जरूरी है। फिर जो उच्चारण होगा ये सही शुद्ध उच्चारण आपका होगा। आप अगर पढ़े इसे तो इसे शुद्ध नहीं कह सकते, ये शुद्ध नहीं है बल्कि शुद्ध है, शुद्ध। आपकी जीभ च वर्ग के यानी तालु के पास जाए और उसके बाद इसका उच्चारण करें तो इसे कहेंगे शुद्ध, या इसे कहेंगे शंकर, इसे कहेंगे शिव, इसे कहेंगे शीला, इसे तो इस तरह से आपको इसका उच्चारण सीखना है। षटकोण, ये जो दूसरा है र और श का उच्चारण मूर्धा के पास जीभ के जाने पर होता है। जैसे ट वर्ग बोल के देखिए, ट, ठ, ड, ढ। र भी बोल के देखिए, जीभ लगभग वही जाती है। देखो र, ट में ज्यादा टच होती है, स्पर्श ज्यादा होता है। र में जीभ का स्पर्श थोड़ा सा होता है, फिर कंपन होता हुआ नीचे, कंपन होते हुए जीभ नीचे आ जाती है, र का उच्चारण हो जाता है। ये जो है इस श को बोलने के लिए जीभ को आप मूर्धा के पास ले जाएं, यानी ट वर्ग जहां से बोलते हैं लगभग वहां जीभ को ले जाएं, उतना स्पर्श नहीं करवाना और श का उच्चारण करना है, तब आपकी ध्वनि निकलेगी श, श। आप बार बार अभ्यास करें इसका श। ये क्या है? ये श, श, श। अर्थात हम इसे पढ़ें भाषा, हम इसे पढ़ें षटकोण। ये षटकोण है, षटकोण नहीं। हम बोलने में इसे स ये यूज करते हैं, जबकि लिखते हैं षट, श। तो आप भाषा बोले, भाषा या षटकोण, तो शुद्ध उच्चारण आपका होना चाहिए। यह जो तीसरा बचा ये स, इसका उच्चारण हम सर्वथा करते हैं, यानी हम उच्चारण स के रूप में इसी का जानते हैं। तो जो सिंपल दंत्य उच्चारण है वह इस स का उच्चारण है। और फिर बच गया आपका है, तो है का उच्चारण, इसमें तो कोई समस्या नहीं है का उच्चारण वैसे काकल्य मानते हैं आजकल, कंठ से ही पहले माना जाता था, तो लगभग ये कंठे की स्थिति थी। परंपरागत रूप से है का उच्चारण हम क वर्ग के कंठे के अनुसार करते हैं, और व का उच्चारण जब करते हैं आप तो आपकी जीभ जो है वो दोनों होठ, माफ कीजिएगा, वह के उच्चारण में जीभ नहीं बल्कि दोनों होठ प वर्ग की तरह लगभग मिल जाते हैं। हम बोलते हैं वह, तो पूरे होठ नहीं मिलते, थोड़ा स्पेस रहता है बीच में, लेकिन लगभग होठ बंद होते हैं, इसलिए इसे हम परंपरागत रूप से क्या कहते हैं? ओष्ठ्य ध्वनि कहते हैं। तो साथियों इस तरह से जो हमें समझना था, सबसे पहले हमारी वर्णमाला की हमने आधारभूत बातें की। मैं इन्हें आपको अलग से थोड़ा सा बता दूं कि हमने क्या सीखा। हमने यह सीखा कि हिंदी में व्यंजन कितने हैं, तो हिंदी में 33 व्यंजन हैं। उनका जो प्रमुख वर्गीकरण है वो हम 3 भागों में करते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म।
ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म क्यों कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको, ये और देखिए ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, जिससे हमारी हवा कुछ गर्म हो जाती है, उसमें उष्णता आ जाती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, तो श, श, और है, इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये 3 हमने विभाजन किए। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, अंतस्थ कितने हैं, 4, ऊष्म कितने हैं, तो 4, और कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 33 व्यंजन हो गए। ये कौन से हैं, कैसे लेकर मैं तक, ये कौन से हैं, तो ये र, ल और व, और ये कौन से हैं, तो श, फ, स और है। इस तरह से हमारे कुल मिलाकर 33 व्यंजन पूरे होते हैं। जो ड और ढ हमने पढ़े उनके बारे में मैंने अलग से भी आपको बता दिया। ये ट वर्ग के सामने ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में इनको स्वीकार किया गया है, ये हिंदी की ध्वनियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन परंपरागत हमारी जो वर्णमाला है उसमें हम इनको शामिल नहीं किया करते थे, इनको हमने अलग से पढ़ा और आपको यह बताया कि ड और ड में फर्क है, ढ और ढ़ में फर्क है, और ये जो ड है इसका संबंध इससे नहीं है, यह नासिक के ध्वनि है। साथियों ये भी ध्यान रखें, ये जो 5 ध्वनियां हैं, पंचम ध्वनियां जो वर्गीय व्यंजनों की हैं, इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ग के साथ साथ नासिका भी है, इसलिए हम इन्हें नासिक के भी कह सकते हैं। ये हम अगले वर्गीकरण में बातचीत करेंगे। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं।